हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ, सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है क्या? हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी। Sonal Singh, is it your first session today? Okay, welcome to this platform, Sonal, and a very very good afternoon. चलो, आपका पहला सेशन है यहाँ पर, राइट? तो आपका स्वागत है और आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है सभी लोगों की, और प्रैक्टिस आप रोज करके आ रहे हो। तो मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था, आई थिंक दिया था, होमवर्क दिया था कुछ, ठीक है? तो उस होमवर्क में मैंने ये कहा था कि आपने सब्जेक्ट और अग्रीमेंट के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर कर आना है, ताकि मैं जो आज का सेशन स्टार्ट करूंगी वो सेशन क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। मैं आपको एक कुछ सवाल पूछने वाली थी, जो सवाल थे सब्जेक्ट और अग्रीमेंट इस टॉपिक पर। तो आई रियली होप आप लोगों ने उसकी प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है? तो लेट्स गो एंड डिस्कस सम क्वेश्चंस फॉर सब्जेक्ट और अग्रीमेंट इस टॉपिक। गुड आफ्टरनून विजय, गुड आफ्टरनून हेमा, गुड आफ्टरनून बेटा, सभी लोगों को अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, क्वेश्चन, हाँ, ये लीजिएगा भाई क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। देयर गोज द टीचर्स वी वर टॉकिंग अबाउट। इसमें सेंटेंस को आपको करना है करेक्ट। किस तरह आप सेंटेंस को करेक्ट करोगे? चलो, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन कि आज का जो सेशन है वो सेशन में मैं सब्जेक्ट और अग्रीमेंट इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगी, और वही आपको होमवर्क दिया गया था कि आप सब्जेक्ट और अग्रीमेंट को सही से प्रैक्टिस करके आइएगा। तो शायद आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है? ओके, चलो दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। हाँ जी, हेलो, क्या हुआ? अरे कोई जवाब नहीं है। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये सब्जेक्ट और अग्रीमेंट इस टॉपिक पर आता है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपके पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट है देयर गोज द टीचर्स वी वर टॉकिंग अबाउट। मतलब वो देखिए कुछ टीचर्स जा रहे हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर एक एरर है, और वो जो एरर है उस एरर को आपको इंप्रूव करनी है। विजय विश्वकर्मा, चलो फाइनली एक आंसर तो आया। बाकी कोई स्टूडेंट्स को नहीं समझ रहा है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? बेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, जो कि सब्जेक्ट और अग्रीमेंट इस टॉपिक पर है। मैंने आपसे कहा था कि आपको पढ़कर आना है, ताकि मैं आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूं। तो यह है क्वेश्चन नंबर 1। तो देयर गोज द टीचर्स, ये आपका रॉन्ग होगा। देयर गो द टीचर्स, ये आपने सही करना है, देयर गो द टीचर्स। अगर अगर अब आप किसी एक टीचर से बात कर रहे हो, तो देखो यहां पर वर्ब दिया है गोज, वर्ब दिया है गोज, माने सिंगुलर वर्ब है। अब अगर वर्ब सिंगुलर है तो आप जिस सब्जेक्ट का यूज करोगे वो भी सिंगुलर ही है, ठीक है? तो गोज के साथ जो सब्जेक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए द टीचर। सो देयर गोज द टीचर, ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब। और आपने अगर प्लूरल कंसिडर किया तो देयर गो द टीचर, बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक टीचर को पॉइंट करते हुए ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब आएगा। पवन पटेल, वेरी गुड। अंकुश, आप जो कह रहे हो ना बेटा, ए ऑप्शन, देयर गो द टीचर। हम बहुत सी बार वर्ब को सामने लिखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में।
बहुत सी बार ऐसा हो सकता है कि हम बहुत से केसेस में पहले वर्ब को लिखते हैं फिर बाद में सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें, वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट लिखे। इफ इन द सेंटेंस verb is written before the subject, so verb will change the subject, माने subject will agree to the verb। माने अब देखो उल्टा हो जाएगा, अभी वर्ब के अनुसार आपको सब्जेक्ट लेना है। पहले क्या कंसिडर कर रहे थे, पहले सब्जेक्ट को देखकर हम वर्ब डिसाइड कर रहे थे, बट कभी कभी कुछ सिचुएशंस में पहले वर्ब लिख दिया जाए तो वहां पर वर्ब के हिसाब से आप सब्जेक्ट लिखेगा। यहाँ पर पहले वर्ब आ जा रहा है, यहाँ वर्ब है सिंगुलर, तो अपने सब्जेक्ट भी क्या करना है, सिंगुलर। तो द टीचर्स ना कहते हुए द टीचर आप कहो, देयर गोज द टीचर। ऑप्शन नंबर बी। समझ आया? हेलो, प्लीज रिप्लाई। क्या इस क्वेश्चन का जो मैंने मीनिंग समझाया या फिर जो क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है ये समझ आया आप लोगों को? मुझे भाई जवाब देना पड़ेगा, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? एक और क्वेश्चन है, द शिप वॉज wrecked एंड एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड फिल इन द ब्लैंक ड्राउन। कह रहे हैं शिप टूट गई थी, wrecked थी, और उसमें हर एक आदमी, हर एक औरत और बच्चा, मतलब हर एक आदमी, हर एक औरत और बच्चा फिल इन द ब्लैंक ड्राउन हो चुके थे। ड्राउन मतलब डूब चुके थे, डुबा दिए चुके थे। यहां पर क्या जवाब आएगा, फिल इन द ब्लैंक? फिर से वही गलती कर रहे हो। ठीक है, आराम से जवाब दो, ध्यान से, बिल्कुल सोच समझ कर जवाब देना है। आप कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है आप लोगों को। आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 1। द शिप वॉज wrecked एंड एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड वॉज ड्राउन। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर तो आपने एंड से अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ा है। मैंने बेटा एक रूल आपको कहा था कि अगर सेंटेंस के स्टार्ट में इफ, ईच, एवरी, आइदर, जिसको ईदर भी कहेंगे, नाइदर, ये वर्ड्स अगर सेंटेंस के स्टार्ट में है तो इन्हीं को सब्जेक्ट कंसिडर करते हुए जो सेंटेंस में वर्ब आप यूज करोगे वो सिंगुलर यूज करोगे। वो चाहे फिर सब्जेक्ट 2 हो या 3 हो, आपने अगर ईच ये वर्ड, एवरी ये वर्ड लगाया है एक ही बार, तो आपको जो वर्ब यूज होगा वो वर्ब आपको सिंगुलर यूज करनी है। यहाँ पर वर नहीं होगा, हैड बिल्कुल नहीं होगा और हैड बीन बिल्कुल नहीं आएगा। वो डूब चुके थे, वॉज ड्राउंड, ये मीनिंग आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए जवाब है अंकुश, सोनल सिंह, पल्लवी, उसके बाद आता है बस इतने स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया, बाकी सब गलत है। और ये बात बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बिल्कुल सही बात नहीं। आप लोग पढ़ के नहीं आए हो, ये सीधा सीधा क्लियर साइन है कि यू हैवंट प्रैक्टिस्ड द टॉपिक येट। प्रैक्टिस किया आपने, बताओ जरा, इसको प्रैक्टिस किया, बताएंगे? नहीं किया?
ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा अगर करोगे तो आपकी एग्जाम में, अगर देखो आपने अगर इंग्लिश को इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो आपको लगता है सिर्फ 25 मार्क्स के लिए ही नुकसान होगा, बट बेटा जो सेक्शनल कट ऑफ आपकी होनी चाहिए वो अगर नहीं आई तो मुश्किल बात है। यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट प्रॉपरली। देखिए आराम से सोचिए। दे रहे, जवाब दे रहे नहीं? गुड, बहुत अच्छे। इतना समय नहीं है आपके पास, इतना समय आपके पास क्वेश्चंस को जवाब देने के लिए नहीं है। यू विल हैव टू रीड फास्ट, यू विल हैव टू आंसर फास्ट, यू शुड बी क्विक विथ योर आंसर। बताओ आंसर आ क्यों नहीं रहा है, इतना समय लग कैसे रहा है? चलो, ए द बास्केट ऑफ एप्पल्स एंड पियर्स, आपको करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। आपके पास 3 सेंटेंसेस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है द बास्केट ऑफ एप्पल्स एंड पियर्स वर हैंगिंग फ्रॉम अ हुक। प्रॉपरली आपको एग्जाम में जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं उनमें एक कंफ्यूजन क्रिएट किया होता है, एक एरर दिया होता है, आपको एरर फाइंड करना होता है, या फिर यहाँ पर एरर नहीं भी फाइंड करो तो देखना होता है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। आपको सब्जेक्ट क्या दिख रहा है? द बास्केट ऑफ एप्पल्स एंड पियर्स। आपको लग रहा है बास्केट एप्पल, बास्केट है जिस एप्पल बास्केट में एप्पल्स और पियर्स रखे हुए हैं। देखिए दिस इज अ बास्केट, एक बास्केट है जिसमें एप्पल्स एंड पियर्स रखे हुए हैं, वो हुक से लटका हुआ था। लाइक लुक एट दिस, दिस इज अ हुक, यहां से वो बास्केट को लटका के रखा था। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन? ये कह रहा है जो सब्जेक्ट है वो बास्केट है और एप्पल्स और पियर्स इस सब्जेक्ट के बारे में आई हुई इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, आपको वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करनी होती है। सब्जेक्ट हमारी सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, इसलिए वर ये चैप्टर को हटा दो और यहाँ पर लिखो वॉज। द बास्केट ऑफ एप्पल्स एंड पियर्स वॉज हैंगिंग। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट नहीं है। आगे आ जाओ। दिस मस्ट बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस दैट हैव बीन स्टेज्ड एट स्टैडफोर्ड दिस रीजन। देखो मैंने कल एक शॉर्ट में सेशन के एंड में आपको एक रूल बताई थी, वो रूल ऐसे कही थी कि किसी भी सेंटेंस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ हो और उस रिलेटिव प्रोनाउन में वन ऑफ द इस फ्रेज का यूज हुआ हो तो आपको उस एग्जाम्पल में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब लिखना होता है वो प्लूरल लिखना होता है। ठीक है, तो देख लीजिए दिस मस्ट हैव बीन वन ऑफ द, अब ये फ्रेज आपको दिख रही है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन भी दिख रहा है दैट हैव बीन, और ये वर्ब जो है वो प्लूरल है तो इट इज प्लूरल, राइट? तो ये एग्जांपल बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। सी द सक्सेस ऑफ द न्यू ब्रांच इज वन ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट्स दैट जस्टिफाई, जस्टिफाई इज ऑल्सो अ प्लूरल वर्ब, राइट? तो ये भी एक प्लूरल हुआ और जिससे ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का आंसर निकलेगा बी और सी। बी और सी मतलब ऑप्शन नंबर आपका जाएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा, क्या गड़बड़ हो रहा है ये? अच्छा ठीक है,
सेकंड है बी एंड सी, और फोर्थ है हमारा ए बी सी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो आपका जाना चाहिए आंसर सेकंड। अब कितने स्टूडेंट्स का जवाब सेकंड है? एक का बस, बाकी बच्चों ने जवाब नहीं दिया। अच्छा ठीक है, रूल क्या कहता है मैं फिर से समझा के दे रही हूँ। रूल देख लो जरा एक बार। देख लो बेटा, अगर किसी भी एग्जाम्पल में आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिखता है तो रिलेटिव प्रोनाउन का रूल नंबर 1 ध्यान में रखिएगा। रूल नंबर 1 कहता है कि वर्ब आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन is written according to subject। ठीक है, ओके। एंड verb but if one of the is given in the sentence, verb should be plural। इन बातों पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखो क्या कह रहा है, हम रिलेटिव प्रोनाउन में जिस भी वर्ब का यूज करते हैं वो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। जो भी सब्जेक्ट आपने दिया हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसके हिसाब से चेंज होगा। बट अगर रिलेटिव प्रोनाउन में वन ऑफ द दी हुई है तो आपका जो वर्ब होना चाहिए वो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। ये बात किसको समझ नहीं आ रही है वो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर रिप्लाई करेंगे, और जब तक आप लोगों का रिप्लाई नहीं आएगा तब तक आई एम नॉट गोइंग टू प्रोसीड। दीजिएगा जवाब। आई एम नॉट दैट पेशेंट इनफ। देखिए देखिए बेटा, एग्जाम्पल सेकंड में आपको वन ऑफ द दिखता है, सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन में अगर वन ऑफ द साथ में आ जाए तो जो वर्ब आप यूज करोगे इसके बाद का ये प्लूरल होगा। ठीक है, यहाँ पर ये प्लूरल है तो सही है। यहाँ पर फिर से वन ऑफ द लिखा हुआ है तो यहाँ पर फिर से वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, सही है। बट अगर मैंने किसी एग्जाम्पल में लिखा कि गांधी जी वॉज द पर्सन who was admired, है ना, in foreign countries also। अब देखो इस स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है गांधी जी वॉज द पर्सन। गांधी जी ये वो व्यक्ति थे जिनको एडमायर किया जाता था फॉरेन कंट्रीज में भी। तो जिनको एडमायर किया जाता था, मतलब ये जो बात मैं कह रही हूँ रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली, इसमें जो वर्ब आप यूज करोगे ये सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करोगे। सब्जेक्ट कौन है, गांधी जी, वो कौन है, सिंगुलर है। ठीक है, बट अगर सोचो अगर यहाँ वन ऑफ द होता, मतलब सोचो यहाँ गांधी जी वॉज वन ऑफ द पीपल होता तो यहाँ ऑटोमेटिकली वर्ब जो है हमारी प्लूरल हो जाती। ठीक है, ये है हमारा रूल जो आप लोगों को समझना बड़ा जरूरी है। ये रूल पे हर साल सवाल आते हैं, तो शायद आप इसको समझ लो तो आपको हेल्प में एग्जाम में काफी हेल्प होगी। चलो ठीक है, यहाँ तक हमने एग्जाम जो है वो क्वेश्चंस देख लिया। अब देखो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट और अग्रीमेंट विल बी दिस द लिस्ट ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशंस आर ऑन द मैनेजर डेस्क। यहाँ पर कौन सा सेंटेंस जो है वो ऊपर दिए हुए सेंटेंस का करेक्ट वर्जन है या फिर आपको करेक्शन की जरूरत नहीं है। चलो दे दो जवाब।
दे दो, जवाब दे दो। पल्लवी, श्रद्धा चौहान, ठीक है, गुड। Okay. The list of pending applications are on the manager's desk. The list of pending applications is very good. देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है लिस्ट। ये जो एप्लीकेशंस है, पेंडिंग एप्लीकेशंस का लिस्ट ऐसा कहा जा रहा है। तो द सब्जेक्ट इज लिस्ट एंड वर्ब, ये यहाँ पर प्लूरल दिया हुआ है जो कि गलत है। यहाँ पर इसको भी हमें सिंगुलर करना है, लिस्ट और वर्ब। तो द लिस्ट ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशंस इज ऑन मैनेजर्स। हाँ, यस पल्लवी, यस पवन पटेल, मोहित, हितेश, श्रद्धा चौहान। चलो अभी तो भी बढ़िया आप लोगों के जवाब आ रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोगों को प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। मैं ये बात हमेशा कह रही हूँ और हमेशा कहूंगी। आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है टेंसेस। बेटा टेंसेस आपको, टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको हमेशा पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाएगा। इस टॉपिक में कोई भी दो राय नहीं है। ये टॉपिक आपको कंडीशंस के रूप में ज्यादा पूछा जाता है। तो कंडीशंस तो खैर मैं कल डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, बट इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान में रखिए कि टेंसेस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। अब आप कहोगे किस तरह से? आपके एग्जाम का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो है ग्रामर वाला, स्पॉट द एरर या सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब तीसरा एक स्टेटमेंट होता है या तीसरा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको आता है, वो है कंप्लीट द सेंटेंस। अब अगर आपको किसी सेंटेंस को कंप्लीशन करना है तो उसमें सबसे ज्यादा टारगेटेड टॉपिक होता है टेंसेस। पेयर के थ्रू, आपको पेयर के थ्रू टेंसेस पूछे जाते हैं। अब डायरेक्टली टेंस नहीं पूछेंगे, बट बचा हुआ जो सेंटेंस है उसका टेंस फॉर्म ही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिए। दूसरी बात, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो टेंसेस है उस टेंसेस को फिलर्स के फॉर्म में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिलर्स के फॉर्म में इसके वर्ब के फॉर्म्स पूछते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए इस सेशन को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। आज का सेशन बिल्कुल 4 बजे तक कंटिन्यू होगा। आज के सेशन को बहुत ज्यादा हमारे पास कंटेंट है पढ़ने के लिए। सो देयर इज अ लॉट ऑन द टेबल फॉर टुडे। आई रियली होप यू विल कोऑपरेट एंड यू विल बी इंटरैक्टिव जैसे आप अभी थे थोड़ी देर पहले। ठीक है, शैल आई स्टार्ट द सेशन? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए पहले, वरना मैं सेशन की शुरुआत कर रही हूँ। चल ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा टेंस क्या होता है। क्या होता है टेंस? व्हाट इज अ टेंस? हमको लगता है टेंस ये टाइम होता है मैम, हमको लगता है टेंस ये वर्ब होता है मैम, है ना। बहुत से बच्चे जो जवाब देते हैं मुझे हर क्लास में, वो देते हैं मैम टेंस मतलब टाइम। कुछ कहते हैं मैम काल मतलब टेंस होता है। कुछ कहते हैं टेंस ये समय होता है। कुछ कहते हैं टेंस ये वर्ब होती है। तो एग्जैक्टली टेंस मतलब क्या? तो बेटा देखो टेंस मतलब क्या होती है। टेंस मतलब एक पर्टिकुलर एक्शन होते रहती है। देखो हमेशा हमेशा हम कोई ना कोई एक्शन में होते हैं। कभी भी इंसान अगर बैठा भी हो तो वो भी एक एक्शन ही है बैठने के। अगर आप बैठे हो और आप कुछ कुछ कह नहीं रहे, वो भी एक एक्शन ही है। अच्छा हुआ बेटा आपने कुछ नहीं किया, है ना। वो एड आपने देखी होगी, अच्छा हुआ बेटा आपने कुछ नहीं किया। वहां पर भी आप कुछ तो कर रहे हो, आप हमेशा कुछ तो कर रहे हो। तो हमारे जो एक्शन होती है, ये एक्शन हमेशा चल रही होती है, एक्शन होती है। वो जो एक्शन होती है ना, उस एक्शन का जो टाइम होता है वो टाइम होता है 3। एक टाइम होगा पास्ट टाइम, एक टाइम होगा प्रेजेंट टाइम और एक टाइम होगा फ्यूचर टाइम। तो जब कोई भी एक्शन, ये बात ध्यान में रखिए,
जब कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में या प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर टाइम में जब डिस्क्राइब की जाएगी तो उस एक्शन को डिस्क्राइब करते वक्त हमें टेंसेस की हेल्प लेने पड़ती है। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस एक इंफॉर्मेशन होती है जहां पर हम किसी भी एक्शन की या किसी भी स्टेट की टाइमिंग की या ड्यूरेशन की बात करते हैं। अगर किसी क्रिया को मैंने पूरा कर लिया तो वो एक टेंस में बताई जाएगी। अगर किसी क्रिया को मैं पूरा अभी कर रही हूं वो एक पर्टिकुलर टेंस होगा। अगर किसी क्रिया को मैंने पूरा कर लिया था पास्ट में, पर्टिकुलर टेंस। अगर कोई क्रिया मैं करूंगी, फ्यूचर आ गया। तो बेटा ये जो टेंसेस बन रहे हैं ये टेंसेस समय से बनते हैं, और वो समय किस चीज के हिसाब से आता है? एक्शन के हिसाब से। तो बेटा देखो, जब एक्शन हमारी समय से हिसाब से चेंज होती है तो वो 12 बार चेंज होती है। हमारे जो 12 टाइम्स चेंज होने वाली जो एक्शन होती है उसी एक्शन को हम 12 टेंसेस कहते हैं। तो टेंसेस माने क्या? टेंसेस माने द वे अ वर्ब चेंजेस विथ द टाइम, दैट इज कॉल्ड अ टेंस। एक एक्शन समय के हिसाब से जिस तरह चेंज होगी उसको हम टेंस कहते हैं। क्योंकि हमारे एक्शंस होती है, अभी मैंने कोई काम कर लिया, अभी हम क्लास ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद हमारा क्लास हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका खाना हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपकी पढ़ाई हो जाएगी, फिर आप कल और क्लास करोगे, फिर आप कल क्लास करते रहोगे, फिर आप हमेशा से क्लास करते ही आ रहे हो, फिर आप एग्जाम दोगे। समझ रहे हो? ये जो टेंसेस का मैं सीरीज आपको बता रही हूँ ये टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। तो ये जो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है ना, इसको ही हम टेंसेस कहते हैं। तो हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं और 12 एक्शंस होती है, उन्हीं को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो बेटा हमारे पास टाइम कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितना टाइम है? 3। और टेंसेस कितने हैं? 12 है। टेंसेस क्या होती है? एक्शंस का चेंज होना, दैट इज अ टेंस। और किसके हिसाब से चेंज होना? टाइम के हिसाब से। आपको जब पूछा जाता है टेंसेस कितने तो आप बता देते हो 3, बट 3 टेंसेस नहीं होते हैं। वो जो 3 होती है ये 3 टाइम है और टेंसेस है टोटल 12। ठीक है, ओके। तो ये जो 12 टेंसेस है, इन 12 टेंसेस में 4 स्थिति होती है। 4 स्थिति होती है। 4 स्थिति कौन सी होती है? देखो, सिंपल टेंसेस नाम की एक स्थिति होती है, एक स्टेट होती है जहां पर हम सिंपल टेंस कहते हैं। दूसरी स्टेट होती है कंटिन्यूअस टेंस। तीसरी स्टेट होती है परफेक्ट टेंस। और चौथी स्टेट होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बेटा ये जो चारों स्टेट्स है, इन चारों स्टेट्स को 3 टाइम में लिखना। पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम को ही हम टेंसेस कहते हैं। देखो कैसे बनेगा? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। तो ये हो गए सिंपल के 3। सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये हो गए फिर से 3। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, दोबारा 3। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और 3। 3 3 3 3 हो गए टोटल 12। तो ऐसे 12 टेंसेस बन रहे हैं और ये 4 स्थितियां बन रही है। तो ये जो 4 स्थितियां होती है, अभी ध्यान से सुनिएगा, ये जो 4 स्थिति होती है इसमें जो पहली कंडीशन होती है वो पहली कंडीशन होती है सिंपल वाली कंडीशन। सिंपल वाली कंडीशन में हम रेगुलर एक्शंस को शो करते हैं। जो प्लेन एक्शंस होती है ना, जिसमें फैक्ट्स दिए जाते हैं, रेगुलर एक्शंस कि भाई मैं रोज काम करती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो ये आपके रेगुलर एक्शंस है। तो ये आप सिंपल में बताओगे हमेशा। मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की रेगुलर एक्शंस आप सिंपल में बताओगे। और कंटिन्यूअस एक्शंस जो अभी चल रही है, जो चल रही है उसको हम कंटिन्यूअस कहेंगे ना। जो हो चुकी है, मतलब जो एक्शंस बीत चुकी है, जो एक्शंस कंप्लीट हो चुकी है, फिर वो कंप्लीट चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, उसको हम परफेक्ट टेंस कहेंगे। और जो भी एक्शंस होती है, जो एक्शंस काफी लंबे समय से चल रही है, मतलब दे आर कंटिन्यूअस फ्रॉम अ वाइल, एक काफी समय से ये चल रही है, उन एक्शंस को हम कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस के एक्शंस। समझ रहा है? या वरना मैं ही बस बातें कर रही हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है?
प्लीज ये बात मुझे जरूर बताइए, क्या ये बातें आप लोगों को समझ रही है? क्या आप ये समझ पा रहे हो, या बस मेरी ही बड़बड़ चल रही है आपके लिए क्लास में? तो ये जो चार स्थिति है, इसमें से पहली स्थिति हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे टेंसेस। बट टेंसेस को डिस्कस करते वक्त क्या पढ़ना होता है? देखो, सबसे पहले तो टेंसेस को पढ़ते वक्त ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपको उस टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका सही होना चाहिए। दूसरा बात यह है कि भाई टेंस का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के साथ हर एक टेंस में कीवर्ड्स होती है, वो कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। जैसे सोचो, अगर मैंने कहा आई फिल इन द ब्लैंक टू टेम्पल, तो मैं क्या लिखूंगी? आई गो टू, आई वेंट टू, आई विल गो टू, या आई गोज टू? कौन सा वर्ब लिखूंगी बताओ जरा? चलो, आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखो, ट्राई तो करो एक बार, क्या क्या आ सकता है आपके हिसाब से? कौन सा वर्ब यहाँ पर आएगा? जैसे अंकुश का जवाब है मैम गो आएगा, ठीक है। राधे श्याम यादव कहते हैं मैम गो आएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स भी जवाब देंगे। हेमा यादव कहते हैं विल गो आएगा, ओके। पवन पटेल कहते हैं गो आएगा, ठीक है। हितेश कह रहा है गो, ओके। अब हाउ कैन यू जस्ट इमेजिन, कैसे इमेजिन कर पाओगे कि यहाँ पर गो आएगा, वेंट आएगा, विल गो आएगा, गोज आएगा? कुछ तो मैंने देना चाहिए ना, मैंने कुछ तो बताना चाहिए कि मैं, देखो, टेम्पल जाती हूँ ये भी हो सकता है, मैं टेम्पल गई थी ये भी हो सकता है, मैं टेम्पल जाऊंगी ये भी मीनिंग निकल सकता है। फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एग्जैक्ट कौन सा वर्ड यूज करना है? तो बेटा ध्यान में रखो, अगर वेंट है मतलब पास्ट टाइम होना चाहिए, अगर विल गो है तो फ्यूचर टाइम होना चाहिए, और अगर गोज तो यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि आई के साथ हम कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं यूज करते। तो आपका जवाब वहां पर गो आएगा। क्यों? गो बताता है प्रेजेंट को, गो बताता है प्रेजेंट, और प्रेजेंट के लिए किसी कीवर्ड की जरूरत नहीं होती, या किसी भी टाइम की जरूरत नहीं होती। देखो, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं यही कहूंगी कि जब मैं कहूंगी कि मैम कि बेटा मैं मंदिर जाती हूँ, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं रोज जाती हूँ, मैं डेली जाती हूँ, मैं हफ्ते में एक बार जाती हूँ, मैं बस कह दिया कि जाती हूँ। अब जब मैंने कहा कि जाती हूँ, तब मैंने ये नहीं कहा कि मैं कल जाती हूँ, आने वाले कल जाती हूँ। हाँ, अगर मैं कहूँ कि आने वाले कल जाती हूँ, तब फिर ये फ्यूचर हो जाएगा। देखो, अगर यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर अगर यस्टरडे ये वर्ड मैंने लिख दिया, तो फिर यहाँ पर जवाब आएगा वेंट। क्यों? पास्ट आ जाएगा। अगर मैंने यस्टरडे के जगह पे टुमारो लिख दिया, तो फिर यहाँ पर विल गो आ जाएगा। बट मैंने यहाँ पर कोई भी कीवर्ड नहीं लिखा, इसीलिए मुझे ऑप्शन नंबर 1 चूज करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रेजेंट हैज नो कीवर्ड। ठीक है। अब आप कह रहे हो मैम 1 2 3 सब, हाँ 1 2 3 सब जाता है, बट हमारा जो अप्रोप्रिएट जवाब है वो है गो। अब कीवर्ड बहुत मायने रखते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। कीवर्ड कैसा होता है? अगर मैंने लिख दिया ना लास्ट डे, तो लास्ट डे मतलब कल, और कल मतलब वेंट आ जाएगा। फिर अगर मैंने लिख दिया नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मतलब आने वाला कल, तो फिर विल गो आ जाएगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि टेंसेस को मैं किस तरह यूज करूं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। क्या ध्यान में रखोगे? ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो वर्ब्स होते हैं, वो वर्ब के जो फॉर्म्स होती है, वो वर्ब के फॉर्म्स ही टेंसेस में टेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ध्यान में रखिए, अगर वर्ब का पहला फॉर्म यूज हुआ है तो वो प्रेजेंट टेंस बताएगा। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, पास्ट टाइम बताएगा। अगर वर्ब का शैल विल प्लस V1 वाला फॉर्म दिख रहा है, तो वो फ्यूचर बताएगा।
ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर मैं लिखूं गो तो समझिएगा प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, अगर मैं लिखूं वेंट तो पास्ट की बात कर रही हूँ, और जब मैं लिखूं विल गो तो ये फ्यूचर की बात होगी। ठीक है। सेम हैपन्स विथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखा, जैसे मैंने अगर वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में लिख दिया, तो वो जो थर्ड फॉर्म होता है ना, वो हमेशा परफेक्ट एक्शंस बताता है, मतलब कंप्लीटेड एक्शंस। और मैंने वर्ब को अगर फोर्थ फॉर्म में लिख दिया तो ये हमेशा कंटिन्यूअस एक्शन बताएगा, कोई एक्शन कंटिन्यूअस है या थी या होने वाली है वो बताएगा। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये मुझे कैसे पता चलेगी, तो बेटा वो स्ट्रक्चर्स आपको 3 चार्ट्स में दे दूंगी, उन 3 चार्ट्स के थ्रू जरूर समझ आएगी। देखो अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया, हर्ष गोयल, बेटा अभी तक हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। एक बार मुझे स्टार्ट कर लेने दो, एक बार आप पढ़ लो, फिर आप तय करना टॉपिक इजी है या डिफिकल्ट है। ठीक है बेटा। अच्छा देखो, आपके पास जो टॉपिक है, ये जो टेंसेस, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हुए आपको सबसे पहले प्रॉब्लम होगी स्ट्रक्चर्स की, कि मैम किस सेंटेंस की किस टेंस की स्ट्रक्चर कौन सी है, ये हमें नहीं समझ रहा है। तो उसको डील करने के लिए मैं आपको यहाँ पर ये पूरे चार्ट दे रही हूँ। पहला चार्ट है प्रेजेंट टेंस वाला, दूसरा चार्ट है आपके पास पास्ट टेंस वाला, और तीसरा चार्ट है बेटा फ्यूचर टेंस वाला। यू जस्ट गो एंड रेफर ईच एंड एवरीथिंग। ये चार्ट्स पढ़ लेना आज आराम से घर पे, अभी तो नहीं बता रही हूँ मैं आपको, हम धीरे धीरे एक एक टेंस पढ़ेंगे, एक साथ में सब नहीं पढ़ रहे, तो ये धीरे धीरे पढ़ेंगे हम, ये आप घर पे पढ़ लेना। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सेकंड पर्सन में कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब को आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव विल प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर है ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ये आपको मैंने दे दिया है। ठीक है। अब टेंसेस के यूसेज की बात करते हैं। हमेशा किसी भी टेंस को अगर आपको पहचानना हो तो वहां पर उसमें जो दिया हुआ कीवर्ड है वो आपको बहुत मदद करेगा। तो वो जो कीवर्ड आपको पहचानने है उसके वजह से मैं आपको एक एक टेंस पढ़ाने की कोशिश अभी करने वाली हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला टेंस मैं स्टार्ट करूंगी वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो बेटा देखो, जो सिंपल टेंसेस होते हैं ना, ये सिंपल टेंसेस हमेशा रेगुलर एक्शंस बताने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक्शन जो मेरे रेगुलर चल रही है, जैसे मैं रोज खाना खाती हूँ, मैं रोज पढ़ती हूँ, मैं रोज क्लास लेती हूँ, मैं रोज पढ़ रहा हूँ, मैं रोज लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मैं रोज अपने दोस्त से बात करता हूँ। ये मेरी एक्शंस है जो रेगुलर एक्शंस है। ये एक्शंस बताने के लिए एक टेंस का यूज होगा, उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सिंपल है, सब्जेक्ट कौन सा यूज करोगे, मैंने यूज किया हर्ष, हर्ष। वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म आएगा स्पीक्स, स्पीक्स टू हिज फ्रेंड। हर्ष अपने फ्रेंड से बात करता है, तो रोज ही बात करता होगा। इस मीनिंग से मैंने सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहले फॉर्म में इसको लिख दिया है। तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, वर्ब के पहले फॉर्म के साथ ये यूज होगा। अब हमको देखना है कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब ये इस स्ट्रक्चर में यूज होगा तब वो कौन से रूल्स में यूज होना है। तो सबसे पहला रूल सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए होता है कि वो होता है बेटा कि जब भी हमें एक रेगुलर एक्शन बतानी होती है उस रेगुलर एक्शन को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब जैसे ये सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे जॉन एंड जेम्स डिजर्व प्रेज। जॉन और जेम्स एक प्रेज डिजर्व करते हैं, प्रेज माने तारीफ डिजर्व करते हैं। अ वेराइटी ऑफ प्लीजेंट आइटम इन शॉप अट्रैक्ट्स एवरी कंज्यूमर। हर एक कंज्यूमर, एक जो प्लीजेंट आइटम्स होते हैं, मतलब जो पसंदीदा हमारे सामान होते हैं, उस सामानों की एक वैरायटी अट्रैक्ट करती है कंज्यूमर्स को। हमारा जो सक्सेस या हमारा फेलियर बहुत सी बार हमारे एक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ऑल नेसेसरी गुड्स इम्पैक्ट्स ऑल ऑफ अस। ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं जिसकी रचना सब्जेक्ट प्लस V1 वाली होती है
उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये यूज किस लिए होते हैं, तो इसका रूल नंबर 1 देख लीजिए। यूज होते हैं ये हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए, ऐसे एक्शंस दिखाने के लिए जो एक्शंस अभी की हैबिट्स है आपकी, अभी की आपकी आदतें हैं। तो अभी की आदतों को दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे अभी की आदत है, ये मुझे कैसे दिखाई जाएगी, तो इसमें जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं वो होते हैं ऑलवेज। आपको किसी भी सेंटेंस में अगर ऑलवेज वर्ड दिख जाए तो चेक करो वो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के रचना में होना चाहिए। V1 ऑलवेज। अगर किस सेंटेंस में आपको यूजुअली दिखता है या ऑफन दिखता है या सेल्डम दिख रहा है या नेवर या स्कैर्सली या जनरली या ओकेजनली, समटाइम्स, यूजुअली, एवरीडे, एवरी ईयर, डेली, अगर ऐसे शब्द आपको किसी भी सेंटेंस में दिखते हैं तो आप चुपचाप क्या करिएगा, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है क्या चेक कर लीजिएगा और खत्म करो। जैसे देखो, जब मैं कहूंगी आई ऑलवेज, तो अपने आप मुझे समझ आ जाएगा कि ऑलवेज ये जो वर्ड होता है ना, इसका मीनिंग होता है हमेशा। हमेशा मतलब आगे रेगुलर एक्शन या फिर डेली एक्शन या फिर एक हैबिट जो मैं हम रोज ही कर रही हूँ, वो हैबिट ही होती है। तो आई ऑलवेज गो टू स्कूल, मैं स्कूल रोज जाता हूं या फिर हमेशा जाता हूं या जाती हूं। तो पक्का समझ आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज यहां पर होता है। तो बेटा ये जो कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स यहां पर क्यों यूज होंगे, ये कीवर्ड्स देख लिए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। देखो, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में समय नहीं यूज होता है, इसलिए ये कीवर्ड्स का सहारा हमें लेना पड़ रहा है। ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, नेवर, स्कार्सली, जनरली, ओकेजनली, समटाइम्स, यूजुअली, एवरीडे, एवरी ईयर, डेली, इन सारे शब्दों का मीनिंग जो है वो मीनिंग होता है किसी प्रेजेंट हैबिट्स को शो करना। इनका दो सबका काम वही होता है, प्रेजेंट हैबिट को शो करना, इसीलिए इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लिखते हैं। तो क्या ये बात समझ आई, प्लीज मुझे बताएंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स नहीं दिए क्या मैंने, चलो ठीक है कोई बात। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन है कि आर प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल, ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक फन ऑफ अस, हमेशा हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ मेड फन ऑफ अस आएगा, इज मेकिंग फन ऑफ अस आएगा, मेक्स फन ऑफ अस आएगा, या नन, कुछ नहीं आएगा। हाँ जी हाँ, आर प्रिंसिपल ऑलवेज मेक्स फन ऑफ अस। देखिए सवाल का जवाब तो आप लोग एकदम बिल्कुल सही दे रहे हो। तो आपको समझ आ रहा है ना धीरे धीरे ये टॉपिक कैसे पढ़ रहे हैं हम। यस एग्जैक्टली, अंकुश, पवन, हितेश, हेमा, मोहित, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। मेक्स क्यों किया, यहाँ पर मेड क्यों नहीं किया, क्योंकि पास्ट नहीं है। मेक्स क्यों किया, क्योंकि प्रेजेंट है। प्रेजेंट कैसे समझ आया हम लोगों को, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पर रेगुलर एक्शन है, ये कैसे समझ आया, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज इस वर्ड का यूज किया है। ऑलवेज माने हमेशा, हमेशा ये वर्ड हमेशा एक रेगुलर एक्शन को ही बताने का काम करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन यूज ऑफ रेफरिंग टू अ हैबिचुअल एक्शन, मतलब एक हैबिचुअल एक्शन बताते हुए
मतलब एक ऐसी क्रिया बताते हुए जो हैबिट हो सकती है वो बताते हुए नीचे दिया गया कौन सा एग्जाम्पल सही से यूज किया गया है। ऑप्शन है आपके पास ए या बी, ए या बी में से कोई भी एक जवाब दे दो। यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं है। हाँ देखो, पहला एग्जाम्पल कहता है ही ऑफन गोज टू शिमला टू सी हिज पेरेंट्स, मतलब वो बहुत बार शिमला जाता है उसके पेरेंट्स से मिलने। और दूसरा एग्जाम्पल कहता है वो बहुत सी बार शिमला जाने का प्लान करता है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो आपको कौन से ऑप्शन में हैबिचुअल एक्शन है या फिर कोई एक्शन है जो रोज होती है या फिर डेली होती है, रेगुलरली होती है, वो बताया जा रहा है। चलो बहुत ही अच्छे, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ही ऑफन गोज टू, अब देखो प्लान टू ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लान करना ये सोचना होता है। मैं अगर कह रही हूं कि मैं अपना बुक लॉन्च करने का प्लान कर रही हूं, तो जब मैं कहूंगी प्लान कर रही हूं तब मैं सोच रही हूं, ये मीनिंग होता है। सभी का जवाब है ये ऑप्शन। तो आपको समझ रहे हैबिचुअल एक्शन जो है वो दिखाई जाती है कैसे, कुछ कीवर्ड से और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। हाँ जी बेटा, चलो बढ़ते हैं आगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेक्स्ट रूल हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में और एक यूज किया जाता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग और एक रूल के लिए किया जाता है। टोटल 5 रूल है। एक रूल कहता है जब भी आप किसी भी स्टेटमेंट में यूनिवर्सल फैक्ट बताते हो, यूनिवर्सल फैक्ट मतलब वैश्विक सत्य, ऐसे सत्य, ऐसे ट्रुथ जो कोई भी नहीं नकारेगा, मतलब कोई डिनाई नहीं करेगा, सबको एक्सेप्ट करना होगा, ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की रचना को यूज करते हैं। तो यूनिवर्सल फैक्ट साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, जनरल फैक्ट होते हैं, परमानेंट फैक्ट्स होते हैं। ये यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं जिनको सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करेगा। जैसे 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं। तो 2 और 2 क्या बनाते हैं, 4। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल है हमारे पास, द हीट एक्सपैंड्स द बॉडी। सो द हीट एक्सपैंड्स द बॉडी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बॉडी को कौन एक्सपांड करती है, हीट करती है। कोई बोलेगा इसको नहीं हम नहीं मानते इसको, नहीं, ये हमेशा सिंपल। फिर वहां पर कीवर्ड नहीं ढूंढने, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के आसपास कौन घूमते, अर्थ घूमती है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इफ वाटर फ्रीजेस इट टर्न्स इनटू आइस, मैन इज मॉर्टल, इफ आई ईट चीज इट गिव्स मी इंडाइजेशन। अब ये सारे जो फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स या तो जनरल है या तो साइंटिफिक है या यूनिवर्सल फैक्ट्स। समझे आप मेरी बात? तो अगर किसी एग्जाम्पल में यूनिवर्सल फैक्ट दिखे तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप टिक कर लीजिएगा, उसको आप कभी भी दूसरे टेंस में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये रूल ध्यान में रखिए। मैं इस रूल का एक क्वेश्चन लाई हूं, उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिएगा आप। देखो बताओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंसेस और सेंटेंस। तो एक ही सेंटेंस ऐसे तो करेक्ट है। चलो दे दो जवाब, दे दो जवाब।
ओके, आपका जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए बहुत बढ़िया, द प्राइस डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। अब देखिए प्राइस हमेशा क्वालिटी पर डिपेंड होती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सब लोगों ने मान लिया। तो अब इसको हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, कभी भी इसको आप डिपेंडेड माने पास्ट में नहीं लिखेगा, अच्छा पैसिव वॉइस में नहीं लिखेगा। मेड टू डिपेंड पास पासिव वॉइस सॉरी पास्ट हो गया, वॉज डिपेंडेड पास्ट हो गया, तो इसको फिर आप पास्ट में नहीं लिखो, आप लिखो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, इसी तरह एक और सवाल है आप लोगों के लिए, 12 इंचेस फिल इन द ब्लैंक अ फुट, मेक्स अ फुट, मेड अ फुट, मेकिंग अ फुट या मेक अ फुट, क्या आएगा? अच्छा, आप लोग जो जवाब दे रहे हो 12 इंचेस मेक अ फुट, बेटा मैंने कल सेशन में आप लोगों को एक बात कही थी। वेरी गुड पल्लवी, बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे। सारे बच्चों ने कॉमन गलती करी है, आपने 4 लगाया है यहाँ पर, बट ऑप्शन आपका 1 आना चाहिए, बिकॉज 12 इंचेस एक डेफिनेट डेफिनेट यूनिट है। 12 इंचेस ये एक डेफिनेट यूनिट है, और डेफिनेट यूनिट के लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। डेफिनेट अमाउंट, डेफिनेट यूनिट के लिए हम वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखते हैं। सो 12 इंचेस मेक्स अ फुट, ये आपका जवाब आना चाहिए। जो भी डेफिनेट टाइम दोगे, डेफिनेट अंतर दोगे, डेफिनेट वेट दोगे, डेफिनेट लेंथ दोगे, जो भी डेफिनेट होगा ना, मतलब भाई डेफिनेट मतलब क्या होता है भाई 12 इंच। अब 12 इंच इसको प्लूरल नहीं ना बनाओगे आप, प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर होते हैं हमेशा, और इसीलिए वर्ब उनके साथ सिंगुलर यूज होगा। तो आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 1, नॉट 4। कॉमन एरर। ठीक है, चलो अभी अगला रूल देख रहे हैं, हाँ ध्यान दीजिएगा। अभी अभी अगला रूल मैं समझा रही हूँ, इस पर बहुत गौर से ध्यान देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यह थोड़ा अलग है। अलग क्या है, देखो हम क्या करते हैं ना, बहुत सी बार कुछ एक्शंस होती है जो एक्शंस फ्यूचर में होने वाली होती है, बट अभी से उसको प्लान कर देते हैं। ऐसे कुछ एक्शंस जो एक्शंस होने वाली फ्यूचर में है, बट आपने उसको प्री हैंड प्री डिसाइडेड करके रख दिया, प्री डिसाइड करके रख दिया। सोचो, जैसे किसी की शादी तय हुई है 24 मई को, 24 मई को किसी की शादी होने वाली है। अब ये जो शादी होने वाली है, ये शादी पहले फिक्स हो गई, पहले फिक्स हो जाती है, तो फिर क्या होता है ना, इसको मुझे एक सेंटेंस में लिखना होता है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी, वेडिंग वेडिंग विल टेक प्लेस, टेक प्लेस मतलब होना, वेडिंग विल टेक प्लेस ऑन 24 मई, ऐसा मैं कह सकती हूँ। बट मैं बहुत सी बार ऐसा न कहते हुए, ऐसा न कहते हुए मैं कहती हूँ वेडिंग टेक्स प्लेस ऑन 24 मई। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है जो भी डेफिनेट फ्यूचर होती है, या फ्यूचर एक्शंस होती है, या फिक्स फ्यूचर प्लान या फ्यूचर एक्शंस होती है, ये हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब करते हैं। अब ये तो भाई लॉजिक गलत हुआ ना, आप फ्यूचर को फ्यूचर में डिस्क्राइब करो, प्रेजेंट में क्यों डिस्क्राइब कर रहे हो? तो देखो रूल क्या बनता है, रूल कहता है कोई एक्शन जो फ्यूचर में होने वाली है, जिसको आपने आज ही डिसाइड कर लिया कि ये भाई हम पार्टी करेंगे मंडे को, ठीक है, शादी होगी इस दिन पे, मूवी रिलीज होगी 15 अगस्त को फॉर एग्जाम्पल,
अब ये सारे एक्शंस को आपने आज ही डिसाइड कर लिया, तो इन एक्शंस को कहा जाता है डेफिनेट फ्यूचर एक्शंस। और ऐसा रूल कहा जाता है कि डेफिनेट फ्यूचर एक्शंस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब की जा सकती है, ये रूल है। तो जैसे मूवी 10 मिनट में स्टार्ट होगी, अभी तो नहीं है, फ्यूचर में होगी, मैं इसको फ्यूचर में लिखूं? नहीं, मैं इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख रही हूँ। फ्यूचर में भी लिख सकते हो, बट सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हो, ये भी ध्यान में रखो। सो रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है डेफिनेट फ्यूचर एक्शंस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब की जा सकती है। जैसे वेडिंग विल टेक प्लेस ऑन 24th में, ऐसा ना कहते हुए मैं ऐसा कह रही हूँ वेडिंग टेक्स प्लेस ऑन 24th में, दोनों का मीनिंग एक ही है। इसको हम कहते हैं डेफिनेट फ्यूचर एक्शन। डेफिनेट माने निश्चित, फ्यूचर एक्शन माने भविष्य में होने वाली क्रियाएं। जैसे एग्जाम्पल्स देख लो सारे। पहला एग्जाम्पल कहता है आवर प्रिंसिपल अराइव्स टुमारो, हमारे प्रिंसिपल कल आ रहे हैं। तो कल आने वाले हैं भी कहोगे, कल आ रहे हैं ये भी कहोगे। आवर स्कूल्स बिगिन नेक्स्ट मॉर्निंग, हमारे जो स्कूल्स है वो अगली सुबह स्टार्ट होंगी। अगली मतलब कल सुबह स्टार्ट होगी, समझे? तो बेटा यहाँ पर कल होगी ना, मतलब फ्यूचर आना चाहिए मैम यहाँ पर तो, बट फ्यूचर ना लिखते हुए हम लिख रहे हैं इसको प्रेजेंट टेंस में। द मूवी स्टार्ट्स इन 10 minutes, द कॉन्सर्ट स्टार्ट्स एट 7 PM टुमारो, कल 7 बजे स्टार्ट हो रहा है। समझ रहे मेरी बात आप? तो डेफिनेट फ्यूचर एक्शंस कैन बी रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो फिर इस पे सवाल कैसे आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक में किसी एक्शन के साथ फ्यूचर टाइम दे दिया और उसमें ऑप्शन में सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो। देखो शादी तो पहले तय हो गई, स्कूल कब स्टार्ट होने वाली वो पहले तय हो जाती है, प्रिंसिपल कल आने वाले ये पहले तय हो चुका है, मूवी 10 मिनट में स्टार्ट होगा क्योंकि मूवी का समय पहले तय होता है, मूवी रिलीज होगा 25 अक्टूबर को क्योंकि मूवी का टाइम पहले तय हो चुका है। तो जो एक्शंस को आपने प्री डिसाइड करके रख दिया है उन एक्शंस को हम कहते हैं डेफिनेट फ्यूचर एक्शंस। प्री डिसाइडेड एक्शंस को हम डेफिनेट फ्यूचर एक्शंस कहते हैं और वो V1 में लिखी जाती है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यू हैव सम एग्जांपल्स। चलो एग्जाम्पल है आपके पास, देखो ये लास्ट वाले का एग्जाम्पल दे दो। जब आप जवाब दे दो जी, इसका पहले इसका जवाब दे दो। द अमेरिकन प्रेसिडेंट इन इंडिया टुमारो फॉर हिज 2-day स्टेट विजिट, अराइव्स टुमारो, विल अराइव टुमारो, गोइंग टू अराइव टुमारो, विल बी अराइविंग। क्या आपका जवाब आना चाहिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का? मैं जिस क्वेश्चन का जवाब मांग रही हूँ उसका जवाब दे दीजिएगा पहले। तो क्या आएगा बेटा जवाब? आपका जवाब आना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रेसिडेंट अगर कहीं जाता है तो उसके जाने की क्रिया फिक्स होती है पहले। अब पहले ही अगर फिक्स होती है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी। ठीक है, ओके। अब देखो वी फिल इन द ब्लैंक पेरिस दिस फ्राइडे। अब हम इस फ्राइडे जा रहे हैं, तो इस फ्राइडे जा रहे हैं मतलब पेरिस जाना ये कोई मुंह की बात नहीं होती। आपने पहले इसको टिकट बुक कर ली, आपने डिसाइड कर लिया जाना है, आपने पैकिंग कर लिया, आपके पास पैसा आ गया, सब कुछ आपने देख लिया, आपने करेंसी करवा ली, मतलब आप जो भी चीजें प्री डिसाइडेड करते हो उसको काफी लंबे समय पहले आपने डिसाइड कर लिया था, वो चीजें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। तो यहाँ पे आएगा वी फ्लाई टू पेरिस दिस फ्राइडे। ठीक है, अच्छा वो अगले विंटर के लिए निकलेगा। अब अगला विंटर आने के लिए समय है,
समझ लो, ये विंटर बीतेगा फिर अगला विंटर आएगा, मतलब आपने एक एक्शन बहुत लंबे समय से प्लान कर ली है, तो यहां पर भी फिर हम लीव्स लिखने वाले हैं। राजू कंप्लीट्स हिज स्कोर नेक्स्ट ईयर, अगले साल वो खत्म कर रहा है, अभी ये प्री डिसाइडेड कि अगले साल खत्म कर रहा है, तो दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। बट मुझे आप बताइएगा, आई विल हेल्प यू, ठीक है, ये तो फ्यूचर हुआ ना पूरी तरह से, क्योंकि मैं तुम्हें मदद करूंगी, ये डिसाइडेड नहीं है कब करूंगी। समझ रहे आप मेरी बात? यहाँ पर आई हेल्प यू से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर ये आई विल हेल्प यू ये पूरा आ गया, क्योंकि ये प्री डिसाइडेड नहीं है, समझे? ओके, तो जहां पर आपने डेट वेन्यू दे रखा होता है उनके साथ ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, क्योंकि डेट और वेन्यू लिख लिया, कर दिया डिसाइड, मतलब आपने उसको प्री डिसाइड कर दिया। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? चलो लास्ट रूल हम देखेंगे, लास्ट टू रूल्स, लास्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 5 कहता है, देखो और कहाँ यूज किया है, राइट अंकुश, बहुत अच्छा। सिंपल प्रेजेंट टेंस को और कहाँ यूज करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं दो चीजों में, एक तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब ऐसे कुछ सेंटेंसेस जिसमें मैंने सडनली कुछ बोल दिया, उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जब किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हियर या देयर से होती है, किससे होगी? हियर या देयर से होगी, तो उस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करवाया जाएगा। जैसे जब मैं कहूंगी हियर यू गो, मतलब देखो जाओ यहां से, मतलब देखो जा रहे, देयर शी कम्स, तो देयर और हियर का अर्थ अगर ट्रांसलेट करना ही है आपको, तो इसका मीनिंग होता है देखो, देखो ऐसा मीनिंग होता है, देखो। इसका मीनिंग क्या होगा? देखो, जैसे देखो बस गई, तो जब किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हियर और देयर से होती है, तो वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस की रचना को ही लिखकर दिया जाएगा। जब भी आप हियर और देयर से सेंटेंस स्टार्ट करोगे, वहां पर हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे हियर ही गोज, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देयर द बस अराइव्स, देयर दोस टू थीव्स एस्केप, वर्ब का पहला फॉर्म में दिखेगा। अब देखो एक क्वेश्चन है, लुक देयर शी, कमिंग, इज कमिंग, कम्स, हैज बीन कमिंग। अब ऐसा आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है, तो वो बस दिखा, मुझे पता है इसका जवाब तो आप लोग दे ही दोगे, एग्जाम में सवाल आएगा वो बताने के लिए आपको ये सब कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? कमिंग, इज कमिंग, कम्स, हैज बीन कमिंग। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? श्रद्धा चौहान, राइट। अंकुश कुमार, राइट, वेरी गुड। ठीक है जी, आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आएगा कम्स, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत जरूरी एग्जाम्पल्स है। चल, एंड द लास्ट रूल सेज कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ये और एक रूल के लिए यूज होता है, जब भी हम कभी भी किसी भी न्यूज का हेडलाइन बताते हैं किसी को, या फिर किसी स्पोर्ट्स की जो कमेंट्री होती है, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में की जाती है। अब देखो, जैसे कि इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया, तो इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया, ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन अगर बन के आती है, समझ गए? तो फिर ये जो एयर स्ट्राइक किया, ये वाला जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे हमेशा। जैसे इंडिया प्रोसेसेस एयर स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान,
तो जो इंडिया ने प्रोसेस किया, अब किया तो हो गई पास्ट वाली बात, बट फिर भी इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। पीएम अनाउंसेस न्यू बिल इन द पार्लियामेंट, तो अनाउंसेस लिख रहे हैं, अनाउंस्ड नहीं लिखा। So newspaper headlines are always written in simple present tense and sports commentaries are also given in simple present tense. There we go. We can go and discuss the next tense जो कि simple past tense है। अच्छा, simple present tense में किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बताइएगा। अगर कोई परेशानी हो तो फिर हम उस पर बात कर ले, तो फिर नहीं तो अगला टेंस जो डिस्कस करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट टेंस इज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल है, पास्ट है, पर सिंपल है पर पास्ट है। पास्ट क्या होती है? पास्ट होती है बीता हुआ कल, किसी क्रिया को अपने बीते हुए कल में किया था, वो बता रहे हो आप, सिंपल पास्ट। तो कुछ हो चुका है। अच्छा, एग्जाम्पल चाहिए आपको, ठीक है, देख लो एग्जाम्पल देख। एक स्पोर्ट्स की कमेंट्री, जैसे सिद्धू बाजे कमेंट्री करते हैं, रोहित ने छक्का मारा, रोहित हिट 6, इट्स अ स्पोर्ट्स कमेंट्री। स्पोर्ट्स कमेंट्री प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। दूसरी बात, पीएम अनाउंसेस अ बिल, सॉरी अ फंड टू द विक्टिम, ठीक है। तो ये जो विक्टिम को हमने, विक्टिम्स, तो हमने लिखा है कि भाई विक्टिम्स के लिए फंड, फंड फॉर द विक्टिम चाहिए ना बाबा। तो यहां पर आपने एक विक्टिम के लिए फंड अनाउंस किया। अब किया ये तो बात हो गई, बट एक स्पोर्ट की हेडलाइन की तरह ये लाइन दिख रही है, इसलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। ओके, जैसे इंडिया अटैक्स, इंडिया अटैक्स, अटैक्स पाकिस्तान, मतलब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया, बट इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। क्यों? ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनाकर लिखी गई, इसीलिए। अगर नहीं बना के लिख गई होती तो फिर हम नहीं लिखते इसको इस तरह से। हाँ जी अंकुश, ओके बेटा, ओके। चलो, सिंपल पास्ट टेंस मतलब बीती हुई कोई तो एक्शंस को हमने सिंपल पास्ट टेंस में बताना है, जिसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है हमेशा। जैसे शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की, कब की? यस्टरडे। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पास्ट टाइम को मेंशन करना बड़ा जरूरी होता है। past time should be mentioned in simple past tense। जैसे she helped me yesterday, अगर मैंने यहां से yesterday हटा दिया ना दोस्तों, तो सोचो ये helped का कोई मतलब नहीं होगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। क्योंकि आप मुझे बताओ, हम कैसे गेस करेंगे कि ये एक्शन पास्ट वाली है? ये बताने के लिए आपको कुछ तो बताना पड़ेगा कि भाई ये पास्ट में हो चुकी है, समझे मेरी बात को। तो यहाँ पर पास्ट टाइम मेंशन होना चाहिए। सो व्हेन आई एम राइट शी हेल्प्ड मी, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। मुझे लिखना पड़ेगा शी हेल्प्स मी, अगर मैं टाइम नहीं यूज कर रही हूं। और अगर मुझे पास्ट टाइम यूज करना है तब जाके ही मैं शी हेल्प मी लास्ट नाइट ऐसा मैं यूज करूंगी। जो उसने मुझे पिछली रात को, मतलब कल रात को मुझे मदद किया था, मेरी मदद की थी, तो ये सही है, ये सही है, ये हुआ गलत। क्यों? आप कभी भी इस रचना को बिना किसी समय के लिखे हुए नहीं डाल सकते। अगर वो रचना आपको बताना जरूरी है उसमें समय, तब जाके तो क्लियर होगा ना कि यह रचना हो चुकी है। पर अभी कुछ ऐसे केसेस होती है जो पास्ट में, जैसे न्यूटन ने डिस्कवरी की, पास्ट वाली बात है।
शेक्सपियर ने बहुत सारे प्लेज लिखे, पास्ट वाली बात है। कबीर सिंह नहीं, संत कबीर, तो संत कबीर ने ये कविता लिखी, तो सारे पास्ट की बात है, तो उसमें थोड़ी ना आप बताओगे कि ये इस समय पर लिखी गई, वो तो पास्ट में है, तो वो पास्ट में है, उसमें कोई दो राय नहीं है, समझे? तो ठीक है, आई एम गोइंग टू शो यू सम एग्जांपल्स। सिंपल पास्ट टेंस क्या करता है, ये सारे एग्जांपल्स आपके सिंपल पास्ट। अच्छा, ये तो बाबा वो न्यूज़पेपर हेडलाइन के एग्जांपल्स दे दिए मैंने। अच्छा ठीक है, मैं इसको दे दूंगी आपको सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सिंपल पास्ट टेंस में ढेर सारे एग्जांपल, जैसे यू कैन से एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर द प्रेजेंट टाइम इज नो लॉन्गर हैपनिंग। कोई एक्शन जो हो चुकी है, अभी नहीं हो रही है, उस एक्शन को आप सिंपल पास्ट टेंस में दिखाओगे। जैसे शेक्सपियर रोट मेनी प्लेस, अब देखो आप कहोगे मैम यहाँ पर तो पास्ट टाइम दिया ही नहीं है मैम, तो बेटा शेक्सपियर साहब गए ना, लिख कर चले गए, वो तो नहीं भी दिया तो भी पास्ट है, ये तो समझ रहा है। हाँ जी, माई फादर बॉट अ न्यू कार, मेरे फादर ने खरीदी, तो खरीदी ये मैंने मेंशन करना चाहिए, लास्ट ईयर ऐसा कुछ तो मेंशन करना चाहिए, कोई डेट का नाम लिख देना चाहिए। हाँ जी, न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, तो डिस्कवर कर लिया ना पास्ट वाले। सो अब जब भी किसी टाइम को, मतलब किसी भी ईयर को, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, प्रीवियस डे, लास्ट फ्राइडे, ऐसे टाइम जब भी आप लिखते हो तो आप हमेशा पास्ट को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हो, समझे? क्या ये बात समझे? यहाँ पर पास्ट टाइम का होना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। चलो, अभी इसका ना एक और रूल बनता है, वो रूल मैं समझाऊंगी आपको। वो रूल क्या होता है देख लो। रूल होता है कि भाई जब भी आप पास्ट टाइम देते हो, कभी कभी पास्ट टेंस की भी हैबिचुअल एक्शंस होती है, मतलब कभी कभी ऐसे हैबिट्स होती है जो अभी नहीं है, जो थी। जैसे आप गाना गाया करते थे, आप खाना खाया करते थे, आप जाया करते थे कहीं तो भी, आप पार्टी किया करते थे, अभी नहीं कर रहे हो, करते थे। तो अगर देखे मैंने किसी सेंटेंस में पास्ट हैबिट शो करनी है, देखो प्रेजेंट हैबिट तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से लिखी जाती है, इस रचना में लिखी जाती है। पास्ट हैबिट इस रचना में लिखी जाएगी, V2 वाली रचना में, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। अब ठीक है, अब मुझे कैसे समझेगा कि ये हैबिट है? तो देखो, हैबिट बताने के लिए ये सारे वर्ड्स यूज होंगे इसमें, कौन से? ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम, डेली, एवरीडे, नेवर, ओकेजनली, यूजुअली, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी पढ़े थे। पर डिफरेंस क्या है, अगर किसी सेंटेंस में इन सारे शब्दों के बाद, मतलब ये सारे कीवर्ड्स के बाद अगर पास्ट टाइम दिया हो, इन सारे शब्दों के बाद अगर पास्ट टाइम दिया हो, तो वहां पर आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करिएगा। पर अगर ये सारे कीवर्ड्स देकर पास्ट टाइम नहीं दिया, तो वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे आई डेली वर्कड, सॉरी, आई वर्कड आउट, आई वर्कआउट डेली, मैं रोज वर्कआउट करती हूँ, ये हो गई प्रेजेंट हैबिट, समझ रहे? यहाँ पर डेली ये वर्ड लिखा है, तो जहां से मुझे पता चला कि ये रेगुलर हैबिट है, प्रेजेंट वाली। अगर मैंने कहा कि पास्ट में करा करती थी, तो मैं कहूंगी आई वर्कड आउट डेली इन माई कॉलेज टाइम्स। तो जब मेरा कॉलेज का समय था, कॉलेज टाइम में मैं रोज वर्कआउट किया करती थी, दिस शोज माई पास्ट हैबिट, एंड मैं रोज वर्कआउट करती हूँ, दिस शोज माई प्रेजेंट हैबिट। इसमें कोई कंफ्यूजन ना आने दे। आपको डेली ये वर्ड दिख गया, आप सीधा टूट पड़ोगे प्रेजेंट हैबिट, प्रेजेंट हैबिट, बट डेली के बाद अगर कोई भी पास्ट टाइम दे दिया तो पास्ट हैबिट हो जाएगी, और डेली इस वर्ड के साथ अगर कोई भी टाइम नहीं लिखा है तो वो प्रेजेंट हैबिट हो जाएगी।
समझे ये बात? अभी ये तो मैं अभी नहीं करवाऊंगी, ये फिर मैं बाद में करवाऊंगी, पैर के साथ साथ में करेंगे। क्या ये समझ आया बेटा? हेलो, प्लीज टेल मी, प्लीज रिप्लाई। चलो ठीक है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है, अगर किसी सेंटेंस में आपने इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट वॉज टाइम इन फ्रेजेस का यूज किया है, तो ऐसे सेंटेंस में इफ कौन से फ्रेजेस, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट वॉज टाइम, इन फ्रेजेस का अगर आपने यूज किसी भी सेंटेंस में किया है तो उस सेंटेंस में हमेशा सिंपल पास्ट टेंस ही यूज होगा। मतलब V2 ही यूज होगा, उसमें शुड यूज नहीं होगा, उसमें विल यूज नहीं होगा, उसमें माइट यूज नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी बार शुड विल माइट से आपको कंफ्यूज किया जाएगा, वो नहीं होगा, वहां पर V2 होगा। जैसे इट इज हाई टाइम को क्यों हम क्या मतलब क्या है, देखो जब मैं कहती हूँ ना इट इज हाई टाइम तो मैं कहूंगी अब बस हुआ, बहुत हुआ। जब मैं कहूंगी ना इट इज अबाउट टाइम तो मैं कहूंगी अब बस हुआ। जब मैं कहूंगी ना इट वॉज टाइम, मैं कहूंगी अब बस हुआ, वो समय था, ऐसा मैं कहूंगी। तो फिर मैं ना उस वक्त इनकम्प्लीट एक्शन शो करती हूँ। ये जो फ्रेजेस होती है ना, ये फ्रेजेस इनकम्प्लीट एक्शंस बताती है, और इनकम्प्लीट एक्शंस हम सिंपल पास्ट टेंस से ही लिखते हैं, हमेशा हमेशा सिंपल पास्ट टेंस से लिखते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा इट इज हाई टाइम यू शुड, इट इज हाई टाइम यू शुड स्टडी, मतलब अब बहुत हुआ, अब तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तो मीनिंग निकालते वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई चलो मीनिंग सेम है, बट ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। आपने लिखा है इट इज हाई टाइम यू स्टडीड, नॉट यू शुड स्टडी। क्योंकि आपको जब भी ये फ्रेजेस दिख जाएंगे आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करो। अंकुश क्वेश्चन देखिए, अंकुश मैंने आज के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस को नहीं ऐड किया है, रीजन बिंग कि टॉपिक थोड़ा बड़ा है, टेंसेस मेजर टॉपिक है, और मेजर टॉपिक है इसमें अगर हम सवाल करेंगे बहुत सारे तो हमारा समय जाएगा, और उसी समय में अगर हम ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो इट वुड बी मोर बेनिफिशियल टू यू देन की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट्स पर पहले ध्यान दे दो ताकि फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी और बेहतर हो। क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो मैं आपके यूट्यूब पर भी करवा सकती हूँ, यूट्यूब पर भी हम कर सकते हैं, बट पेड बैचेस में तो कॉन्सेप्ट पढ़ाने होते हैं बहुत अच्छे से। हाँ जी, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, ये अगर आपको दिख जाए तो अपने सेंटेंस में उसको सिंपल पास्ट में लिखना है। चलो अभी मैं आपको बता रही हूँ, आपके पास दो एग्जाम्पल्स है, दो एग्जाम्पल्स है। पहला इट इज टाइम यू शुड स्टडी, और दूसरा एग्जाम्पल है इट इज टाइम यू स्टडीड। इसमें से कौन सा वाला सही है? देखो मैंने आपको कहा इट वॉज टाइम चाहिए, ये तो मतलब ये बकवासी है, यहाँ पर सही से नहीं लिखा हुआ है कुछ नहीं। देखो इट इज टाइम और इट वॉज टाइम में फर्क है, ठीक है, मैं बस एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी मैं सारी चीजें करवा दूंगी। इट इज टाइम मतलब लिखवा दूंगी आपको, और इट वॉज टाइम में फर्क है। अगर मैं लिखूं इट इज टाइम तो इसके साथ आप हमेशा 2+V1 लगा लेना। इट इज टाइम टू प्लान, इट इज टाइम टू पार्टी, इट इज टाइम टू स्टडी, इट इज टाइम, हाँ जी। बट जब मैं लिखूं इट वॉज टाइम तो आप सब्जेक्ट प्लस V2 लिखिएगा। ये दो स्ट्रक्चर्स हमेशा ध्यान में रखिए।
यहाँ पर इट इज टाइम दिया है, यू शुड स्टडी लिखा है, इट इज टाइम टू स्टडी। यहाँ पर इट वॉज टाइम होना चाहिए था और यहाँ पर भी इट वॉज टाइम होना चाहिए था। इट वॉज टाइम कर कर भी ये गलत है, इट वॉज टाइम कर कर ये सही हो जाएगा। इट वॉज टाइम यू स्टडीड। तो अगर सेंटेंस की शुरुआत इट वॉज टाइम से होती है या इट इज हाई टाइम, अब यहाँ पर हाई टाइम कर दिया, ये सब करेक्शंस मैं करवा देती हूँ, ठीक है। जस्ट डोंट वरी, मैं आपको नोट्स में कभी गलत नहीं भेजूंगी, ये मैं इसको सही करवा दूंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन फिर रुक जाओ, ये क्वेश्चन इज सिंपल पास्ट का तो नहीं है बिल्कुल। इफ आई हैव अ क्वेश्चन ऑन सिंपल पास्ट टेंस, श्योरली हम डिस्कस करेंगे उसको पहले। देखो, अभी आपको ना इस सेंटेंस का एक एरर वाला सेगमेंट निकालना है। एरर वाला सेगमेंट मतलब इस सेंटेंस में आपको कहां पर एरर दिखती है, उसका जवाब आप लोगों को देना है। चलो कोशिश करो। देखो बेटा, यहाँ पर आपको एक सेंटेंस का एक सेगमेंट है जिस सेगमेंट में आपको पास्ट टाइम दिखता है, राइट। आपने कहा मैनेजर ने मुझे कहा कि प्रोजेक्ट ये डिले हो रहा है क्योंकि टेक्निकल इश्यूज है। तो यहाँ पर आपने पास्ट बताया कुछ, तो मतलब पास्ट में बताया। तो आप जब सेंटेंस के एक हिस्से में पास्ट टेंस मेंशन करते हो तो सेंटेंस के दूसरे हिस्से में आप प्रेजेंट कभी भी मेंशन नहीं कर सकते। ये हमारा रूल है। देखो, पास्ट ये कभी भी प्रेजेंट के साथ कभी नहीं जाएगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको सेंटेंस के स्टार्ट में पास्ट दिखता है तो अगले वाले को भी आप पास्ट कन्वर्ट कर दो, मतलब ईज के जगह आप क्या यूज करो, वॉज। तो आपका आंसर आएगा बी और आप लिखोगे वॉज गोइंग टू बी। क्योंकि आप जब आधी बात पास्ट में करोगे तो बची हुई बात आप प्रेजेंट में कैसे कर सकते हो, सोचो जरा। पास्ट के साथ क्या आएगा, पास्ट के साथ क्या आएगा, पास्ट ही आएगा ना। अच्छा, अब कुछ बच्चों ने जो जवाब दिया है वो दिया है टोल्ड। टोल्ड में गलती है, मतलब आप क्या करोगे फिर, ठीक कैसे करोगे। अच्छा, उसको ठीक करोगे आप टेल से। टेल्स मतलब बताता है, नहीं नहीं, मैनेजर ने बताया। अब बताया ना, यही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसिबल ऑप्शन है। मैनेजर ने बताया कि प्रोजेक्ट डिले इसलिए हो रहा था वगैरह। तो प्रोजेक्ट को डिले क्यों करवाया गया, ये पास्ट वाली बात आप बताओ ना। फिर इज क्यों लिखो, यहाँ पर वॉज लिख दो। आप पास्ट प्रेजेंट कभी नहीं बताओगे, आप पास्ट के साथ सिर्फ पास्ट को यूज करते हो, ठीक है। आप प्रेजेंट के साथ फ्यूचर बता सकते हो एक बार में, मतलब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट के साथ फ्यूचर बता दिया, बट पास्ट के साथ पास्ट ही बताना होता है, प्रेजेंट वगैरह कुछ नहीं। तो आपका जो सही जवाब आएगा वो आएगा बी जवाब, बी। बी किसका जवाब है देखो एक बार।
ठीक है, मोहित, पवन, अंकुश कुमार, बहुत अच्छे बेटा, अंकुश राय, श्रद्धा चौहान, मोहित, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, चलो बढ़िया कर रहे हैं, बाकी बढ़िया, यू आर गोइंग ग्रेट। ठीक है, देखो टेंसेस सॉल्व करना इजी बात नहीं है, ये बात मैं पहले ही बता दूं आपको। कौन से सेगमेंट में आपको एरर दिखती है, वही है जो सेम रूल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, अभी सेम रूल यहां पर रहता है। ठीक है, अब देखो, शी हैड लेफ्ट द ऑफिस बिफोर आई हैव अराइव्ड सो आई डिड नॉट गेट चांस टू टॉक। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये पास्ट दिख रहा है, ठीक है, पास्ट की तरह नहीं लग रहा है कि हैड, पास्ट ही होता है, यहाँ पर आपको प्रेजेंट दिख रहा है, ठीक है, और आप प्रेजेंट दिख रहा है, और आगे वाले में फिर से पास्ट दिख रहा है। अभी क्या समझाया, अभी समझाया पास्ट के साथ प्रेजेंट नहीं जाता, पास्ट के साथ क्या जाता है, पास्ट। तो आपने क्या करना है, सेगमेंट जिसमें एरर है, तो कहां पे एरर जा रहा है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हैव का जगह हैड कर देना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी का जवाब बी है, बहुत अच्छे, चलो बहुत अच्छे से समझ गए, बहुत अच्छी बात, गुड, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ जी बेटा, तो ये बात समझे आप लोग कि हम किस तरह यूज करते हैं पास्ट को। ओके, चलो अभी ये जो पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, ये हमारा हो चुका, लेट्स डिस्कस सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस ये यूज क्यों किया जाता है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली कुछ ऐसी एक्शंस होती है जो आप अभी परफॉर्म नहीं करोगे, आप फ्यूचर में परफॉर्म करोगे, उन एक्शंस को शो करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अंकुश कुमार, जो आपने सी ऑप्शन का जवाब दिया है, क्यों दिया है बेटा, ये मुझे एक्सप्लेन करिएगा आप। ठीक है, चलो इधर आ जाओ आप लोग, ध्यान दो। सिंपल फ्यूचर टेंस ये बताता क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मॉडल में भी देखा था, इसके थ्रू हम फ्यूचर एक्शंस बताते हैं। अब फ्यूचर एक्शन जब बताओगे तो फ्यूचर टाइम का यूज होना जरूरी होगा, फ्यूचर टाइम होता ही है। अब कभी कभी इसके साथ फ्यूचर टाइम नहीं लगेगा, कभी कभी लग भी जाएगा, जैसे आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगी, अब मैं करूंगी ना आपको कॉल, है ना, और मैं कहूंगी आई विल कॉल यू टुमारो। अब जब मैं कहूंगी मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी, फिर भी ये फ्यूचर एक्शन होती है, और मैं तुम्हें कॉल करूंगी, फिर भी ये फ्यूचर एक्शन होती है। फिर आप कहोगे मैम इसके साथ टाइम लगना जरूरी होता है, अगर टाइम नहीं लगा तो गलत होगा क्या, नहीं। जब किसी टेंस में फ्यूचर एक्शन का टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, उसमें अगर टाइम नहीं लगा हो तो वो एक प्रेडिक्शन होगी, और अगर उसमें टाइम दिया है तो वो एक श्योरिटी होगी। टाइम नहीं है तो वो प्रेडिक्शन है, जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अब वो जो मम्मी है, वो मम्मी खुद ही कह रही है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे,
अब आएंगे ये बता दिया, तो ये क्या होती है, ये एक अजम्पशन होता है, एक प्रेडिक्शन होता है, होगा ऐसा होगा, फ्यूचर टेंस है। पर अगर उसने क्या है कि भाई मेरे करण अर्जुन कल आएंगे, ये भी फ्यूचर एक्शन है, क्योंकि फ्यूचर एक्शन में समय लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। कुछ एक्शंस ऐसी होती है ना जिसका समय हमें नहीं पता होता है। अब उसको ये तो पता है कि करण अर्जुन आएंगे, बट ये नहीं पता कि कब आएंगे, तो वो कह रही आएंगे, इट्स ऑल्सो फ्यूचर एक्टिविटी। मंडे को आएंगे, ये भी फ्यूचर एक्टिविटी। ठीक है, ओके। तो बेटा सिंपल फ्यूचर टेंस आपको बताता है एक आधे एक्शन के श्योरिटी के बारे में, मतलब उसका उस एक्शन के साथ फ्यूचर टाइम देकर, या फिर किसी एक्शन के साथ श्योरिटी नहीं देता है, मतलब उसके साथ वो टाइम नहीं यूज करता है। जैसे प्रेडिक्शन हुआ, द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम, हु विल विन ऑन सैटरडे, द गवर्नमेंट विल पास अ न्यू बिल। तो ये हुए प्रेडिक्शंस कि ट्रेन ये टाइम पर आएगी, कौन सैटरडे को जीतेगा, गवर्नमेंट ये बिल पास करेगी, ये प्रेडिक्शन है। पर श्योरिटी क्या होती है, श्योरिटी होती है समय के साथ आती है। जैसे वेडिंग विल टेक प्लेस ऑन 3rd जून, मतलब होगी वेडिंग। द प्लेन विल अराइव एट 8 PM, मतलब आएगा 8 बजे। मूवी विल स्टार्ट एट 6 PM, होगी स्टार्ट। तो ये आप जब किसी को भी समय के साथ किसी एक्शन का यूज करते हो तो वो श्योर बन जाती है, श्योर बन जाती है। समय यूज करना बड़ा जरूरी होता है। ओके, चलो चलो ठीक है, यहां तक आ गए। सिंपल फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल्स होते हैं काफी सारे। अच्छा, एक बात ध्यान में रखो, फ्यूचर टेंस जो है ये फ्यूचर टेंस की कुछ कीवर्ड्स होती है, वो कीवर्ड्स है ये सारे, ढेर सारे। मतलब फ्यूचर टेंस दिया हुआ है, इसके साथ टाइम के अलावा आप सून, लेटर, आफ्टर, इमीडिएटली, नेक्स्ट, दिस, अपकमिंग, है ना, इन शब्दों को अगर देख लो तो वो फ्यूचर टेंस में चले जाएंगे पूरे। यस मोहित, आरसीबी विल विन द मैच, ओके, टुमारो। ठीक है, तो ये श्योरिटी हुई। बट इसको श्योरिटी आप कैसे कहोगे मोहित, मुझे बताओ। अभी ये हमको नहीं पता ना क्या होने वाला है। आपको क्या पता है, आप क्या करने वाले हो ये आपको पता है। दुनिया में क्या होगा ये आपको कैसे पता। मैं अगर कहूँ कि कल बारिश आने वाली है, तो मैं चाहे कितना भी अच्छे से कहूँ, आप तो नहीं मानोगे ना, आप कहोगे मैम आप कैसे कह सकते हो कि कल बारिश होगी। नहीं भी हो सकती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो है ये, तो ये तो नेचर को तो हम कभी भी फिक्स नहीं कर सकते कि ये होगा, नेचर हमारा नहीं। ठीक है, बट मैं कहूंगी बेटा मैं कल आपसे मिलूंगी जरूर, तो ये फिर आप मानोगे कि ठीक है मैम ने कह दिया कल मिलेंगे। आपको एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो श्योरिटी हो या ना हो। समझाते हुए मैं ये समझा रही हूँ कि कभी कभी टाइम यूज होगा, कभी कभी नहीं। ठीक है, तो आई सी यू लेटर, मतलब आई सी यू लेटर, आई मीट देम इन दिस वीकेंड। तो इनको कभी कभी सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है, ये मैंने आपको अभी बताया। ये जो एक्शंस होती है, ये एक्शंस इन शब्दों के साथ बताई जाती है। चलो, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट टेंसेस हम डिस्कस करेंगे वो है कंटिन्यूअस टेंसेस। कंटिन्यूअस टेंसेस को हम सेंटेंसेस में यूज क्यों करते हैं। कंटिन्यूअस टेंसेस को यूज करने के पीछे का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है ताकि हम कुछ ऐसी एक्शंस को शो करें जो एक्शंस कंटिन्यूअस है, रहेगी या थी। मैं अभी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो अभी एक एक्शन अभी कंटिन्यू है। मैं आपको कल इसी समय पढ़ा रही थी, इसी समय पढ़ा रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन है। और मैं कल इसी समय पढ़ाते रहूंगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्शन। जो भी एक्शन कंटिन्यूअस है, तो चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर हो, उनको हम कंटिन्यूअस ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो क्रिया का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस चल रहा होता है, चल रहा होता है। ये हो गई कंटिन्यूअस। फिर अगर ये प्रोसेस अभी चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चल रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, और चल रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये होता है मुख्य जो बेसिक थीम है कंटिन्यूअस टेंस का वो। ठीक है, ओके। अब बेटा सबसे पहला टेंस इस कैटेगरी का हम देखने वाले हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या कहता है? अगर कोई एक्शन अभी इस समय जब मैं बात कर रही हूँ,
इस समय अगर कोई एक्शन चल रही है तो वो बताने के लिए मैं हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रही हूँ। पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, मैं बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप कमेंट्स पर टाइप कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप लेट रहे हो, आप सो रहे हो, सारे एक्शन अभी चल रहे हैं। सो रहे हो, सारे एक्शन चल रहे हैं ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एमिजार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे शी इज वर्किंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड, वी आर वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड। आई के लिए मैम लगाते हैं, सिंगुलर के लिए इज और प्लूरल के लिए आर। राइट, ओके। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये हम दिखाते हैं कुछ कीवर्ड्स के साथ, क्योंकि इसके साथ टाइम नहीं यूज होता। अब देखो, जो काम मैं अभी कर रही हूं उसके लिए ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं, आज का डे क्या है, वेंसडे है ना आज, है? मैं वेंसडे को दोपहर को 3:30 बजे पढ़ा रही हूँ, नहीं। अब जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोगे तो आप टाइम नहीं दोगे। अब जब टाइम नहीं दोगे तो कीवर्ड जरूर दोगे, तब समझ में तो आए ना हमको कि ये चल रही है अभी एक्शन। तो कीवर्ड्स क्या होता है, जिस भी सेंटेंस में आपको नाउअडेज, नाउ नाउ, जिस भी सेंटेंस में आपको नाउ या राइट नाउ या दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट या एट दिस जंक्चर, मतलब मीनिंग हो ये समय पे, एट प्रेजेंट अभी, प्रेजेंटली अभी अभी, स्टिल, दीज डेज या फिर नाउ अ डेज, ऐसे शब्द अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिखते हैं तो ये शब्द हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही डिस्क्राइब करने वाले हैं। जैसे अब देखो, मैंने कहा डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं मेरा काम कर रही हूँ। तो मैं जब कुछ कर रही हूँ तभी तो कहूंगी ना कि डिस्टर्ब मत करो। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बराबर हिंट कर रहा है इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मेंबर्स आर डिस्कसिंग दिस इशू नाउ, अभी क्या कर रहे हैं वो बता दिया। दीज डेज माने आजकल, आजकल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। माई डॉटर इज रीडिंग अ न्यूज पेपर एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट मतलब इस मोमेंट पर वो क्या कर रही है, न्यूज पेपर पढ़ रही है। प्रेजेंटली मतलब आजकल, इन दिनों, दे आर वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। तो बेटा जो भी एक्शंस आप, आज थर्सडे है, क्या बात कर रहे हो, कितने जल्दी वीक बीत रहा है भाई। ये कितने दिन की छुट्टी हुई, हमारे एक ही दिन की छुट्टी हुई ना इस वीक में। अच्छा मंडे को छुट्टी हुई थी, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बस अभी वीकेंड आ ही रहा है फिर तो, है ना। ठीक है, ओके चल। भाई हम लोगों को बड़ी खुशी होती है वीकेंड की, बिकॉज छुट्टी एक ही दिन की मिलती है बस, वो भी मिल रही है इसीलिए हमको चाहिए होती है, नहीं मिली तो फिर तो ये छुट्टी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा कभी। ठीक है, ओके। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, ठीक हुआ, अच्छा समझ रहे हैं। अरे यार ये कितना ज्यादा गड़बड़ कर दिया यार। अच्छा, हम कभी कभी क्या करते हैं, जो एक्शंस आप फ्यूचर में परफॉर्म करने वाले उन एक्शंस को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताते हैं। जैसे आप कह रहे हो कि मैं आज मुंबई जा रहा हूँ, वो कल शाम को मुंबई जा रहा है, ऐसा हम हिंदी में ही कहते हैं ऐसा। सो ही इज फ्लाइंग टू मुंबई टुमारो इवनिंग। हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, होने वाले हैं भी कहेंगे, हो रहे हैं भी कह रहे। जो एक्शन फ्यूचर में हो सकती है, मतलब जल्दी फ्यूचर में होगी, उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताने की कोशिश करते हैं, जिसको हम इमीडिएट फ्यूचर कहते हैं। इमीडिएट फ्यूचर मतलब एक ऐसा फ्यूचर जो कि बस आने वाला है, जल्दी ही। मतलब अगर आप 2 घंटे बाद खाना खाने वाले हो तो आप बोलोगे मैं खाना खा रहे हो 2 घंटे बाद। जैसे आप शाम को जिम जाने वाले हो तो आप कहोगे जिम जा रहा हूं मैं शाम को, आई एम नॉट फ्री। तो ऐसा, तो इसको इग्नोर करो आप अभी, इसको इग्नोर करो, मतलब इग्नोर दिस। माई मदर इज कुकिंग नूडल्स टू नाइट, आज रात को नूडल्स बना रही है। वी आर प्लेइंग द मैच इन एन हाफ एन आवर, आधे घंटे में हम मैच खेल रहे हैं, खेलने वाले हैं, मीनिंग क्या निकल रहा है, फ्यूचर वाला, बट स्ट्रक्चर क्या है इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
तो अब जब भी इमीडिएट या नियर फ्यूचर का यूज करते हो तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हो। अब अगले टेंस की बात होगी, वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस माने क्या होता है देख लो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस माने एक ऐसा टेंस जिसमें आप एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करोगे जो एक्शन एक समय पे चल रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं खाना खा रही थी। अब ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इनके साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। मतलब वी यूज सिंपल पास्ट टेंस विथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों? ताकि पता तो चले कि कब वो कोई एक्शन चल रही थी। इसके साथ टाइम नहीं यूज होता है डायरेक्टली, बट सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है ताकि बता सके कि जो एक्शन चल रही थी वो पास्ट की ही थी। जैसे जब उसने मुझे कॉल किया, व्हेन शी कॉल्ड, आई वॉज मेकिंग रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट कर रही थी। आई वॉज प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, या फिर अपडेटिंग रिपोर्ट। आप अपडेट करोगे ना रिपोर्ट को। आई वॉज अपडेटिंग रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट को अपडेट कर रही थी। अब देखो बेटा, कोई एक समय था जिस समय पे एक क्रिया चल रही थी, ये मेंशन करते हुए हम सिंपल पास्ट टेंस के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को लिखते हैं। तो यही है इसका एकमेव यूज होता है जो आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप कोई एक एक्शन आपकी होती है पास्ट में, उसके साथ आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मेंशन करते हो। हाँ जी, ओके। जैसे वी हैव एग्जांपल्स, वी वर हैविंग डिनर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हुई तो हम खाना खा रहे थे। द चिल्ड्रन वर वॉचिंग अ मूवी व्हेन देयर फादर एंटर्ड द रूम, जब फादर एंटर किया रूम में तो चिल्ड्रन मूवी देख रहे थे। इसका स्ट्रक्चर आपको समझा क्या? मैंने समझाया आपको स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब देखो, मैं खाना खा रही हूँ, आई एम हैविंग डिनर, मैं खाना खा रही थी, आई वॉज हैविंग डिनर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका एक ही यूज है, वो ध्यान में रखो। जैसे इस पे एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपको, एक क्वेश्चन का जवाब दे। ही फेल अस्लीप व्हाइल ही फिल इन द ब्लैंक, क्या आएगा जवाब? यस राइट, आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, ही फेल asleep while he was, इसको बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। हम आधे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। he fell asleep while he was reading, he is reading क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये प्रेजेंट है, पास्ट और प्रेजेंट साथ में नहीं जाते। हैज बिन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये भी प्रेजेंट है। हैड रेड क्यों नहीं आएगा? बिकॉज यहाँ पर आप वाइल, देखो ध्यान में रखिएगा, वाइल ये वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूस एक्शन ही बताता है। वाइल के साथ आप कंटिन्यूस एक्शन शो करिएगा, तो चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, आपको बताना है कंटिन्यूस एक्शन। राइट, एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसे अपने पास और भी एग्जांपल्स, ठीक है।
जैसे आई वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर वेन शी कॉल्ड मी अप, जब उसने कॉल किया तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ही फिल इन द ब्लैंक अ बाथ व्हेन टेलीफोन बेल रैंग, सो ही टुक अ बाथ, ही वाज टेकिंग बाथ, ही वाज टेकिंग बाथ। ऐसा आपका जवाब आएगा ना यहाँ पर, बी ऑप्शन। ही हैज टेकन, ही इज टेकिंग। शी फेल ऑफ द बस व्हाइल ईट। अब देखो व्हाइल ये वर्ड आ गया ना, तो बिल्कुल दिमाग में फिक्स रखिएगा, कंटिन्यूस बताना है। अब प्रेजेंट होगा या पास्ट, इधर क्या है पास्ट है, तो क्या आएगा फिर पास्ट कंटिन्यूस। समझे मेरी बात को, तो आपने पास्ट कंटिन्यूस बता दिया। आगे जिस टेंस की बात होगी वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? एक ऐसा टेंस जो किसी एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करेगा जो एक्शन फ्यूचर में होती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। एग्जैक्टली श्रद्धा, राइट। कोई एक्शन फ्यूचर में होती रहेगी। जैसे आज से 2 साल बाद ठीक इसी समय पे हमारी शादी होती रहेगी। आपने क्या दिया ऐसा किसी को, तो ठीक इसी समय पे, मतलब इसके लिए ना हम एट दिस टाइम और इसके साथ फ्यूचर का टाइम, ये कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि एट दिस टाइम आफ्टर 2 years, मतलब इस समय में 2 साल बाद, 2 साल बाद इसी समय वी विल बी वर्किंग एज एन AFO। हम आज से 2 साल बाद इस समय पे AFO के बतौर काम कर रहे होंगे। कितना अच्छा लगा ना ये पढ़ के, अच्छा लगा है नहीं लगा? AFO बनना इजी है। देखो AFO एक ऐसी एग्जाम होती है जिसका जो पेमेंट है वो पेमेंट शुरुआत में ही अच्छा खासा मिलता है। मतलब इतना अच्छा पेमेंट तो जो IBPS वाले बच्चे होते हैं, जो IBPS SBI में जिनका ज्वाइनिंग होता है, या फिर हम दूसरे कैटेगरी में बात करते हैं, उनका भी नहीं होता है। SSC लेवल का पेमेंट आपको मिलता है शुरुआत में। बढ़िया एग्जाम है AFO का। एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा ना, सभी लोगों की बस की बात नहीं होती है एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना, सभी लोगों की बात नहीं होती है। अगर आप लोग कर पा रहे हो, इज दैट मीन्स आप में कोई पोटेंशियल है, आप में पढ़ने की इच्छा है, आप पढ़ने की जागरूकता रखते हो। बहुत अच्छा एग्जाम है, यू जस्ट शुड रियली ट्राई हार्ड फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, देखो दबाव, मैंने कुछ टाइम पहले ना एक रील देखा था, मतलब एक, मैं बस बताने वाली हूँ। एक लड़की थी, वो कह रही थी, मैं आपको AFO के एग्जाम की रियलिटी बताती हूँ। वो उससे ना बहुत से बच्चे शायद डर गए होंगे। उसने कहा था कि AFO की एग्जाम आपको इजी तो लगती है, आप इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए हो, आपने एग्जाम दे दी, आपने एग्जाम दे दी, आपकी सिलेक्शन हो गई, बट यहाँ पर जब मैं जॉब कर रही हूँ, वो कह रही थी, तो हमारे ऊपर प्रेशर बहुत है। बेटा ये बात ध्यान में रखो, आप AFO के जब एग्जाम पर क्रैक करोगे, जब आप बैंक में जाओगे, जब आप AFO की एग्जाम पास करके जब आप अपने डिपार्टमेंट में जाओगे, तो ये बात ध्यान में रखो, आपको ही नहीं, दुनिया में हर एक बच्चा जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, कोई, फिर वो बैंकिंग डिपार्टमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसके ऊपर प्रेशर होगा ही। उसके सीनियर्स का प्रेशर होगा, पॉलिटिशियन का प्रेशर होगा, पॉलिटिक्स होगा वहां पर। आप सबको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि बेटा पॉलिटिक्स, सीनियर का प्रेशर, ये सब पर होगा ही, मुझ पर भी होगा। तो आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपके मानसिकता को भी मजबूत बनाओ, ताकि आप किसी ट्रैप में ना फंस पाओ, ताकि आपकी भाषा साफ रहे। आपकी भाषा जितनी साफ रहेगी उतने अच्छे आपके संबंध रहेंगे। आप बहुत दोस्त बनाते नहीं घूमोगे, बट आपकी गड़बड़ बहुत कम होगी वहां पर। आप जितना फास्ट बोलने की कोशिश करोगे, आप जितना ऐसा बोलोगे कि सामने वाले को समझा भी नहीं तो भी चलेगा, वहां पर मिसकम्युनिकेशन बढ़ेंगे और वहां पर आपको फंसाया जा सकता है। तो आपके व्यवहार साफ होने चाहिए, मतलब ट्रांजैक्शन साफ होने चाहिए, आपकी लैंग्वेज साफ होनी चाहिए, और आपका चरित्र साफ होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें साफ है तो चाहे कितना भी प्रेशर हो,
आपको कोई नहीं कहेगा कि बेटा आप सुबह 10 बजे आए थे, आज आपको रात को 10 बजे घर जाना है, नहीं कहेगा कोई। प्रेशर होते हैं, काम तो सबको ही होगा, तो काम सभी को होगा, बट उसके अलावा, काम के अलावा प्रेशर आपके ऊपर कोई नहीं होता है। हाँ, फिर वो प्रेशर आप लेना चाहो जबरदस्ती तो फिर आएंगे आपके ऊपर। तो आप ये बात ध्यान में मत रखिएगा, आप जब एग्जाम के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हो, इसका मतलब ध्यान में रखिए ये बहुत लंबे जर्नी की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो सिर्फ इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, फिजिक्स यही आपके वर्ड सब्जेक्ट्स नहीं है, फिजिक्स नहीं है आपको, एग्रीकल्चर यही सब्जेक्ट। आपके दिमाग में एक और चीज होनी चाहिए, वो है प्रेशर हैंडल करने का सिचुएशन। आपके अंदर मेंटल एबिलिटीज जो होनी चाहिए, एक रीजनिंग आपके अंदर बढ़िया सा होना चाहिए। So if you are preparing for AFO exam or any other exams, there are going to be lot of pressures. लड़कियों को अलग प्रेशर होते हैं, उनको लगता है कि यार हम इनसे बात कैसे करेंगे, हमको ज्यादा डराए। कोई डराता धमकाता है नहीं, जब तक आप डरते नहीं हो तब तक डराएगा नहीं। और डर क्या होता है? डर नहीं होता है कुछ भी, डर चिंता होती है ज्यादातर, डर नहीं होता है। तो मन से बिल्कुल मजबूत रहिए, ये प्रोसेस में आप लोग अपने मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, तो सारी चीजें हो जाती है। और एक बार आदमी लायक बन गया किसी पोस्ट के, तो वो पोस्ट उसको मिल के ही रहती है, ये भी बात ध्यान में रखिए, ठीक है। तो वो जब ऐसे रील्स कोई शेयर करेगा, शॉर्ट्स कोई शेयर करेगा, तो वो फिर जब ऐसी बातें बताते हैं ना, तो उसमें फिर गड़बड़ ना करिए, मतलब बहुत से बच्चे शायद डिस्ट्रैक्टेड हो गए होंगे, तब ध्यान में रखो। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है शैल बी या विल बी के बाद हम V4 यूज करते हैं। जैसे आई विल बी वर्किंग एज एन LFO इन द बैंक, है ना। तो जब भी हम किसी भी एक्शन की प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं, प्रेडिक्शन माने होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, बस हम बता रहे हैं अभी कि वी विल बी स्पेंडिंग नेक्स्ट समर हॉलीडे इन स्पेन, मतलब अगला समर हॉलीडे हम स्पेन में बिता रहे होंगे। क्लारा विल बी फ्लाइंग टू कनाडा टुमारो मॉर्निंग, वो कल सुबह कनाडा फ्लाई कर रही होंगी। आर प्रिंसिपल विल बी एड्रेसिंग ऑल ऑफ अस नेक्स्ट मंथ, हमारे प्रिंसिपल हम सभी को एड्रेस कर रहे होंगे नेक्स्ट मंथ। माई मदर विल बी कुकिंग टुनाइट, आज रात को खाना पका रही होगी। तो ये सारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, ठीक है। अब देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमारा हो चुका, हमने सारे कंटिन्यूअस एक्शंस को डिस्क्राइब कर लिया है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, नहीं ठीक है, चलो रैप अप करते हैं। कल के सेशन में मैं क्वेश्चंस भी ले लूंगी और कंडीशंस भी बता दूंगी, कल के सेशन में सारा सब कवर हो जाएगा। हाँ जी बेटा, चलो लेट्स डिस्कस समरी। आज के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंसेस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, टेंसेस के स्ट्रक्चर्स करना बड़ा जरूरी होता है, और स्ट्रक्चर्स के साथ टेंसेस में आते हुए कीवर्ड्स भी आप लोग एक बार कर लीजिएगा। ये 3 चीजों पे ध्यान दिया, टेंसेस का यूसेज भी ध्यान दिया, तो बाकी आपके टेंसेस में कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। हाँ, आपका होमवर्क क्या है? आज जो पढ़ाया उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। कल के सेशन में मैं परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस करवाऊंगी, और उसके साथ कंडीशंस ऑफ टेंसेस भी करवाऊंगी। और चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, ख्याल रखिए आप अपना। कल ढेर सारे क्वेश्चंस भी करने की कोशिश हम लोग कर लेंगे। चलो ख्याल रखिए, बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप आप लोगों को जो मैंने बातें समझाई वो आप लोग तक पहुंची है, आपको समझ में आई है चीजें। अगर कुछ नहीं समझ आता है तो मुझे बताइए, हम उस पर फिर चर्चा करेंगे। चल बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद, बाय बाय।